आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। देहरादून की बड़ी खबर आपको बताएंगे बुलेटिन में। सबसे पहले देहरादून से आज ये खबर आई है जहां पर ओएनजीसी चौक के पास में एक दुखद हादसा हुआ है। यहां पर पूरा सड़क हादसा हुआ है और एक कार सड़क किनारे खड़े हुए कैंटर से टकराई है। हादसे में 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 3 लोग जो कि महिलाएं बताए जा रहे हैं इनमें शामिल हैं। एक कार सवार गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सभी मृतक देहरादून के निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो में सवार ये सभी लोग तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और रुका हुआ कैंटर जिसको जोरदार टक्कर मारी गई है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। देर रात की खबर है ये, लेकिन सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये कार की हालत आप देख रहे हैं। खड़े टैंकर को मारी है जोरदार टक्कर। ऑन स्पॉट 6 लोगों की हुई डेथ। ये देर रात को एक सूचना मिली थी कि ओएनजीसी चौक पे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट एक कंटेनर के साथ हो गया था, टक्कर, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से जो घायल है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उपचाराधीन है। सर, अभी कुछ कारण पता चला है? किस तरीके कारणों की अभी जांच की जा रही है कि क्या इसका कारण था, तो जल्दी आपको इसको। राजधानी देहरादून का ये वही ओएनजीसी चौक है जो देर रात हादसे का बड़ा कारण बना। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक कंटेनर खड़ा था जिससे एक तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी थी, वो उस गाड़ी से पहले उस गाड़ी से जो कंटेनर है उससे टकराई और वो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि वहां से करीब 200 मीटर आगे वो गाड़ी, यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ पे जाके उस गाड़ी को यहाँ पे रुकी। यानी कि इतनी तेजी से वो गाड़ी आ रही थी। हादसा इतना बड़ा था कि 6 लोग उस गाड़ी में बैठे, जो 7 लोग थे, 7 में से 6 लोग उस गाड़ी में जो सवार थे, वो उनकी ऑन द स्पॉट यहाँ पे मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी भले ही यहाँ पे पुलिस ने वो कंटेनर और जो गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी बताई जा रही है, उसको यहाँ से उठा के थाने तो ले गए हैं। और जो लोग थे, जो उसमें एक घायल बताया जा रहा है, वो गंभीर रूप से अभी घायल है, उसका भी इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जो 6 युवा, जिसमें 3 युवतियां और 3 युवक थे, ये भी जानकारी आ रही कि ये सभी किसी कॉलेज में यहाँ पे पढ़ते थे और देर रात यहाँ घूमने आए थे। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं किस तरीके की गाड़ी के परखच्चे अभी भी यहाँ पे उड़े हैं। उसमें कहीं ना कहीं 6 लोगों की मौत हो गई है और एक जो युवक है वो अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में उसके मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो देहरादून से ये बेहद दुखद हादसे की खबर आपको बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया, लात घूंसे भी चल पड़े। बताया जा रहा है कि सिरकुल थाना क्षेत्र में नवोदय नगर के पास में स्थित पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ। ग्राहक ने जितने का पेट्रोल मांगा था, सेल्समैन ने उससे ज्यादा का पेट्रोल भर दिया, जिसके बाद कहासुनी होगी और ये कहासुनी मार कुटाई में तब्दील होगी। ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी हैं जो कि ग्राहक के ऊपर टूट पड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से शिकायत को दर्ज किया है। पौड़ी से खबर, पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास पर सोमवार यानी कि कल इगास पर्व का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मोदी ने इगास पर्व पर पूजा अर्चना भी की है। पीएम मोदी काफी ज्यादा इस कार्यक्रम में उत्साहित नजर आए और काफी देर तक इस कार्यक्रम में रुके भी। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उनके साथ मौजूद देखे गए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस इगास के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और दूसरे गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वामी अवधेशानंद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। बाबा बागेश्वर धाम भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। योग गुरु रामदेव भी थे। चिदानंद मुनि भी इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि फिल्म जगत और बीजेपी के कई सीनियर नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अनिल बलूनी हर साल अपने आवास पर इगास का कार्यक्रम करते हैं और 11 दिन के बाद गढ़वाल के इलाकों में इगास का त्यौहार मनाया जाता है। इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। पहाड़ों पर आज इगास और बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को इगास पर्व की बधाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि उत्तराखंड के मेरे परिवारजनों के साथ ही सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी ने अपने यहाँ निमंत्रित किया, त्योहार में शामिल किया। ये मेरा सौभाग्य है। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। आप ये जान लीजिए कि अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर सोमवार यानी कि कल इगास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। सभी को इगास और बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम धामी हरिद्वार में कार्यक्रम के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल दीपावली के बाद एकादशी के दिन इगास का त्योहार मनाया जाता है। गढ़वाल में इसे इगास कहा जाता है और भेला खेला जाता है, जिसमें आग का गोला बनाकर घुमाया जाता है। पारंपरिक ये त्योहार जिसको जिंदा रखने के लिए देखिए अनिल बलूनी ने अपने घर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उत्तराखंड की कुमाऊं गढ़वाल की ये पारंपरिक संस्कृति को दिखाया गया। इस पारंपरिक त्योहार को मनाया गया। आज उत्तराखंड में मनाई जा रही है लोक पर्व इगास और बूढ़ी दीपावली भी इसे कहा जाता है। सीएम धामी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। वो कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों के द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए और इन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। ये सराहनीय है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे केदारनाथ। विधानसभा में होने वाले अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ विधानसभा में अनुसूचित जाति के 20,000 वोटर हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा काफी अहम है। उपचुनाव से पहले केदारनाथ विधानसभा सीट पर बहुत कुछ चल रहा है। जिस विधायक शैला रानी के निधन से यह सीट खाली हुई है, वोटिंग से 10 दिन पहले उनकी बेटी के घर बीजेपी उम्मीदवार पहुंच गई और वो भी कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के ठीक बाद। आखिर ये चल क्या रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मां की विरासत के बावजूद बेटी को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के इस बर्ताव से ऐश्वर्या रावत नाराज हो गई। लेकिन वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले रविवार की शाम अगस्त्यमुनि में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। पहले चाय के वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण,
ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे, तो फिर डिनर के वक्त बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी पहुंच गए। ऐश्वर्या रावत के साथ डिनर की फोटो खुद आशा नौटियाल ने शेयर की। वही आशा नौटियाल जिन्हें टिकट मिलने पर सबसे ज्यादा नाराजगी ऐश्वर्या रावत ने जताई और न अब तक कोई प्रचार किया। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत को मैनेज करने की कोशिश की? बीजेपी सत्ता में है तो भविष्य में ध्यान रखने का भरोसा दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का एक्टिंग गेम बता रही है, जो सिर्फ चुनाव तक दिखेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक इतनी चिंता थी तो टिकट क्यों नहीं दिया? समय आने पर हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है और जो जिस योग्य कार्यकर्ता उस योग्य में उस स्थान पर बिठाया जाता है। आज हम सबकी दृष्टि में केदारनाथ का चुनाव है। केदारनाथ चुनाव को हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से केदारनाथ जीतेंगे, विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। मैं बहुत सारे हाथों को बता दूंगा जो खाली नहीं रह गए, हमेशा के लिए खाली हो गए इनके साथ, इनके चक्कर में जो गए। ये तो तत्कालिक रूप से क्या उसका उपयोग है उसके हिसाब से देते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। बाकी ये तो यूज एंड थ्रो वाले लोग हैं। ऐश्वर्या रावत के साथ सिर्फ विधायक रही मां को लेकर संवेदनाओं का ही मामला नहीं है, सवाल जातिगत समीकरण का भी है। बीजेपी ने ब्राह्मण आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ठाकुर है। ऐसे में जाति पर अगर वोट बटा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए आशा नौटियाल का ऐश्वर्या रावत के घर डिनर पर जाना ये संदेश देने की कोशिश भी है। और ठाकुर चेहरे भी साथ हैं, तो हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के साथ दिखने का अपना मैसेज है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। गैरसैंण में बुधवार को सरकार पलायन भू कानून को लेकर बैठक करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव समेत बड़े अधिकारी और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल होगी। इसके साथ ही पलायन आयोग से जुड़े हुए अफसर और भू कानून के विशेषज्ञ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में पलायन और उत्तराखंड में भू कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो गैरसैंण में जो बुधवार को सरकार पलायन और भू कानून को लेकर बैठक करने जा रही है, ये काफी अहम बैठक है। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन सेमवाल जी, वाकई में बड़ी बैठक है। देखिए, मुद्दे जो इस बैठक के हैं वो भू कानून और पलायन को लेकर है। किस तरह से इस बैठक के माध्यम से आगे का रोड मैप तैयार होने वाला है नितिन? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस विषय को लेकर अब गंभीर दिखाई दे रही है। और स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल गैरसैंण में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पलायन आयोग के जो अफसर है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा जो भू कानून के विशेषज्ञ है, किस तरीके से इस भू कानून को लागू किया जा सकता है उत्तराखंड में, इसकी क्या रोड मैप भविष्य में होगी, उन विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि कुछ उद्योगपतियों को भी गैरसैंण में बुलाया गया है, वहाँ पे उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार भू कानून और पलायन को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है। किस तरीके से प्रदेश में पलायन को रोका जाए उस पर भी चर्चा हो सकती है। और सरकार बताया जा रहा है कि कल बड़ा फैसला भी इस मामले में ले सकती है। और लगभग 10 बजे से ये बैठक, देखिए, बैठक अहम है क्योंकि यही मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर होता है। शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को आज 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी टनल साइट पर मलबा पड़ा हुआ है। जो काम होने थे वो भी अभी अधूरे हैं। रिपोर्ट देखिए। आज से ठीक 1 साल पहले सिलक्यारा में ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ विदेश तक में हुई। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद सभी हैरान और परेशान थे। उत्तरकाशी में पिछले साल 12 नवंबर को दीपावली के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था और सुरंग के अंदर फंसने से 41 श्रमिकों की दिवाली काली हो गई थी। हादसे के बाद कुछ ही श्रमिक काम पर लौटे। उनका कहना है कि आज भी उस दिन को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते।
क्योंकि 17 दिनों तक 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और 17 दिनों के बाद सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। जब सूचना प्राप्त हुई थी तो उस समय लगा था कि ये कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चला तो ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ये अभियान बना, जिसमें कि देश ही नहीं और विदेश की एजेंसियों को भी सहयोग लेना पड़ा और जिस कारण ये संभव हो पाया कि जो अंदर 41 लोग जो फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा सुरंग हादसे को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह नहीं हट पाया है। करीब 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से एक आर पार हो चुकी है। वहीं दूसरी आर पार होने के लिए 10 मीटर बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि टनल के अंदर से पूरे मलबे को कब तक हटाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गुजरात के गांधीनगर स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम में नीलकंठ वर्णी महाराज की 49 फुट ऊंची भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर नीलकंठ वर्णी महाराज की ये 49 फुट ऊंची भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस समय चल रही है। श्री नीलकंठ वर्णी की तपस्वी मूर्ति की वैदिक पूजा विधि में 555 तीर्थों के पवित्र जल का इस्तेमाल किया गया है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से भगवान स्वामी नारायण के तपस्वी युवा स्वरूप श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की धातुओं से बनी हुई प्रतिमा की विधि विधान तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई। लगभग 1550 लोग स्वामी नारायण विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए। इस मूर्ति को 5 धातुओं से तैयार किया गया है। भगवान स्वामीनारायण। और ये बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। चारधाम यात्रा को 6 महीने पूरे हो गए हैं और अब चारधाम में दर्शन के लिए 49,35,000 यात्री पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो देखिए 47,35,000 यात्री पहुंचे हैं। 6 महीने में ये रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। जो चारधाम यात्रा चली है उसमें यात्रियों के पहुंचने का आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में 16,52,000 यात्री पहुंचे हैं, जबकि 6 महीने में बद्रीनाथ पहुंचे हैं 13,59,000 भक्त। बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। गंगोत्री धाम में 8 लाख और यमुनोत्री में 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देखिए इस साल आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह से रंग में नजर आ रही है। आलम यह है कि इस साल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान भोले के दर्शन किए हैं। यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। बॉर्डर के इलाकों को यहाँ पर पूरी तरह से आबाद देखा गया। वहीं रोजगार के नए दरवाजे भी खुलते हुए देखे जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए रिपोर्ट। एक दौर था जब गुंजी से आदि कैलाश जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। रोड अच्छी होने के बाद ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना तो आसान नहीं है, लेकिन रोड के सफर का भी यात्री जमकर मजा ले रहे हैं। कुटी यांगती नदी के किनारे होने वाला ये सफर हर किसी को लुभा रहा है। प्रकृति के नजारों के बीच आदि कैलाश पहुंचना कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जैसे स्वर्ग का सारा सौंदर्य यहीं सिमटा हो। यहाँ पर को ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ पर को पूरी मनुष्यता को पूरा संभाला हुआ है। यहाँ पर को मनुष्य ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है प्रकृति ने किया है, और जिसको देखकर मैं यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में अभिभूत हूँ।
इस साल आदि कैलाश यात्रा में देश भर के हजारों यात्रियों ने शिरकत की है। करीब 19,000 फीट में मौजूद आदि कैलाश जहां तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतीक है, तो वहीं पार्वती ताल को मानसरोवर झील के रूप में देखा जाता है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों का बढ़ता क्रेज बॉर्डर के इलाकों को चार चांद भी लगा रहा है। लगातार परवान चढ़ रही यात्रा सीजन में हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। आलम यह है कि धारचूला से लेकर अंतिम गांव कुटी तक हर किसी को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि असीम इसमें संभावनाएं भी है लोगों को स्वरोजगार की दिशा में। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में जैसे लोग भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, वो सोचेंगे कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमको निश्चित रूप से आदि कैलाश का भी दर्शन करना चाहिए। आदि कैलाश कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद शिव भक्तों का यहाँ उमड़ा सैलाब इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यहाँ की रौनक और ज्यादा बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में आए थे, उसके बाद इस इलाके में चहल पहल खासी बढ़ गई है, जिस कारण ये इलाका देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे बॉर्डर के इस इलाके में लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद उसके विकल्प के रूप में आदि कैलाश यात्रा अपनी जगह बनाने जा रही है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने से पहले भारत के प्रथम गांव माणा में लसवा मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें 4 दिन तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इस मेले के समापन होने के साथ ही गांव के लोग शीतकालीन प्रवास छोड़कर ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए निचले इलाकों में आ जाते हैं। मान्यता है कि 6 महीने तक शीतकाल में गांव के लोग अपने घरों को भगवान को सौंपकर सुरक्षित ग्रीष्मकालीन प्रवास पर आते हैं। उत्तरकाशी में राज्य स्थापना दिवस समारोह के गंगा तट पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन और जिला गंगा समिति ने गंगा आरती स्थल पर रंगोली और दीपकों की भव्य सजावट की। गंगा आरती और भजनों के साथ राज्य के विकास, खुशहाली की कामना की गई। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। मेले की तैयारियों को लेकर डीएम और एसपी ने जौलजीबी में मेला स्थल का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान डीएम ने मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि मेले में लगने वाले स्टॉल्स के लिए इस बार मामूली शुल्क लिया जाएगा, ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। साथ ही सफाई और जो यहाँ पर जो स्टॉल्स और जो कार्यक्रम हैं उनकी गुणवत्ता, उस पर विशेष ध्यान है। तो जौलजीबी मेला, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि इसका उद्घाटन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये मेला जो है अपनी बहुत अच्छी भव्यता को प्राप्त करेगा। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। बागेश्वर के कपकोट में नवनिर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का उद्घाटन किया गया। रुड़की के डाइट में युवा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 10वीं और 12वीं के मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह जल्दी हैं नगर और आसपास की पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केदारनाथ में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के मतदान को कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मंगलवार को भी पोलिंग पार्टियां मतदान कराएंगी।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने बीते 3 महीनों में प्रदेश के बिजली कंज्यूमर को बिजली के दामों में भारी छूट दी है। यमकेश्वर दुगड्डा के पहाड़ों में बसे आमसौड़ इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आमसौड़ गांव के सामने की पहाड़ी भूस्खलन होने से लगातार दरक रही है। ऋषिकेश एम्स में वेबसाइट अपडेट होने के चलते मरीजों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। अब भी ये दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि जल्द ही वेबसाइट अपडेट कर ली जाएगी। पौड़ी में उजियाड़ी गांव के ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना की कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। डीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द दूर किया जाएगा। रामनगर में कॉर्बेट के पास में कानिया इलाके में बाघ की दहशत है। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन यहां पर गश्त कर रहा है, लेकिन लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। और विकास नगर में पेयजल और सीवर योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि परिजनों का काम पूरा होने के बाद विकास नगर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी।